मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, मेहनाजपुर, आजमगढ़। इस समय मैं आप लोगों को संधि के बारे में बता रहा हूँ और संधि के प्रकरण में आज हम आपको स्वर संधि का ही एक भेद प्रकृति भाव के बारे में बताएंगे। ये बताएंगे कि वो कौन से कारक हैं जिनके कारण दो वर्णों या पदों में संधि कार्य नहीं होता। आइए देखते हैं प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि प्रकृत रूप से अपने मूल रूप में ही रह जाएंगे दोनों वर्ग। आपको सूत्र मिलेंगे इस संधि को समझने के लिए। देखिए, मैं सूत्रों की व्याख्या कर दे रहा हूं। प्लुत, प्रगृह्या, अचिनित्यम। प्लुत, प्रगृह्या, अचिनित्यम, ये सूत्र आपको बोल रहा है अच माने स्वर, ऐसे स्वर जो प्लुत संज्ञक हो और प्रगृह्य संज्ञक हो। देखिए ध्यान से, प्लुत, प्रगृह्या, अचिनित्यम, ऐसे स्वर जो पूर्व पद के अंत में आ जाएं और उनकी प्लुत संज्ञा हुई हो अथवा प्रगृह्य संज्ञा हुई है। मैं संज्ञा प्रकरण में आपको बताया था कि प्लुत और प्रगृह्य संज्ञा किन किन की है। प्लुत संज्ञा ऐसे स्वरों की होती है जो दो मात्रा से अधिक का समय लेते हैं, अर्थात त्रैमात्रिक होते हैं। मैंने आपको उस समय बताया था, एक मात्रो भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम च अर्धमात्रकम्। एक मात्रा काल वाला स्वर ह्रस्व कहलाता है, द्विमात्रा काल वाला स्वर दीर्घ कहलाता है, और जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा काल का बोध हो, उतना समय लगे, दो से अधिक मात्रा का समय लगे, वो प्लुत कहलाता है। और व्यंजन तो आधी मात्रा वाला होता है, व्यंजनम च अर्धमात्रकम्। तो प्लुत वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में तीन मात्रा काल लगता है। संबोधन जब हम करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो उस समय वह जो स्वर अंत आता है वो प्लुत संज्ञक हो जाता है। देखने में ह्रस्व होगा लेकिन वो प्लुत संज्ञा वाला होगा। इसे बताने के लिए हमारे व्याकरण शास्त्र में बताया गया कि 3 का अंक लिख देते हैं उसके सामने। तो जब स्वर प्लुत संज्ञक हो अथवा स्वर प्रगृह्य संज्ञक हो तो संधि कार्य नहीं होगा, वो प्रकृत रूप में ही रह जाएगा, वो नित्य ही रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्लुत संज्ञा आप समझ गए। तो प्लुत वर्णों की, प्रगृह्य वर्णों की, प्रगृह्य क्या है, प्लुत संज्ञा तो आप समझ गए। प्लुत क्या होती है? ये 3 मात्रा काल वाला होता है, 3 मात्रा काल। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का काल माने समय लगता है वो प्लुत कहलाते हैं। अभी हमने कहा एक मात्रो भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम च अर्धमात्रकम्। तो प्लुत अगर है स्वर पूर्व पदांत, वह संधि से अलग रहेगा। देखिए, जैसे अगर हम ये कह दें आगच्छ कृष्ण, देखिए संबोधित किया जा रहा है कृष्ण को, आगच्छ कृष्ण संबोधित किया जा रहा है। मैंने कहा जब संबोधन किया जाता है, किसी को पुकारा जाता है,
तो उसका जो नाम का अंतिम स्वर है वो प्लुत संज्ञक हो जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो उसे बताने के लिए हम क्या करते हैं, 3 का अंक ऐसे लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। और फिर क्या हो गया, अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ। ये देखिए, आगच्छ कृष्ण, अत्र आगच्छ, आओ कृष्ण यहां आओ। या इसी को कृष्ण चूंकि गाय चराते थे, अगर उसको हम देखने की कृष्ण गाय चरा रहे हैं और खोज रहे हैं गाय को, कोई उनका साथी बता रहा है, तो वहां ये हो जाएगा अत्र गौश्चरति, अत्र गौश्चरति। ये हो गया। और संहिता का जब प्रसंग था, मैंने आपको बताया था कि संधि का कार्य कहां कहां होता है, कहां नहीं होता है। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्ग, नित्या समासे वाक्य तुषा विवक्षाम अपेक्षिते। हमने बताया था कि किसी वाक्य में 2 पदों के बीच में या 2 से अधिक पदों के बीच में जो वर्ण आते हैं, उनमें संधि कार्य वक्ता या श्रोता की विवक्षा पर है, उसकी इच्छा पर है कि वह संधि करे या न करे। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं, आप संधि कार्य नहीं कर सकते, चाह करके भी कृष्ण और अत्र में कृष्णात्र नहीं बना सकते, आप संधि कार्य नहीं कर सकते, जबकि दीर्घ विधान हो सकता था। यहाँ कृष्ण के अ में और अत्र के अ में अ में संधि विधान होकर के, दीर्घ संधि विधान होकर के आरूप बन सकता है, लेकिन नहीं। क्यों? प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम, अच वह स्वर जो प्लुत संज्ञक हो वह नित्य रूप में पड़ा रहेगा, संधि कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लुत रूप में अ है, यह अपने वैसे ही मूल रूप में रहेगा। जो भी ऐसे मिल जाएंगे पुकारने के लिए। फिर एक आराध्य को भो राम, देखिए बुलाया जा रहा, 3 का अंक लिख दे यहां पे, अत्रागच्छ। ये देखिए, तो क्या, जब प्लुत संज्ञक वर्ण हो, जिन स्वरों की प्लुत संज्ञा हो, वहां पे संधि कार्य नहीं होता। आ गया? क्योंकि प्रकृत भाव कहां होगा, प्लुत संज्ञक स्वर हो, वर्ण हो, अथवा प्रगृह्य संज्ञक हो। अब प्रश्न उठता कि प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है, तो प्रगृह्य संज्ञा के लिए भी बताया गया, सूत्र आएगा आपको बताने के लिए प्रगृह्य संज्ञा क्या है। देखिए, प्रगृह्य संज्ञा किसको कहते हैं, आपको मैं समझा दूं, मैंने पढ़ाया है संज्ञा प्रकरण में, फिर भी यहां मैं बता दे रहा हूं कि प्रगृह्य संज्ञा किसकी है। ईद, देखिए, ऊद, ईद, ईद, ऊद, एत, द्विवचनम। इस संज्ञा प्रकरण में हमने आपको बताया था, द्विवचनम क्या हो गया, प्रगृह्यम। ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, इसको आप तोड़ेंगे तो बनेगा ईद, द को हटा देंगे, या ऐसे ही तोड़कर समझ लीजिए, त का ही द हुआ तो छोड़िए, ईद, ऊद, फिर एत, द्विवचनम, द्विवचनांत हूं। कहने का मतलब द्विवचनांत अर्थात द्विवचन से जिसका अंत हो, ईकारांत, देख रहे हैं, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत तथा ए है एकारांत। एकारांत को दीर्घ क्यों नहीं हमने कहा, क्योंकि ए स्वयं ही स्वतः दीर्घ है, एकार स्वरूप नहीं होता। द्विवचनांत माने द्विवचन से अंत होने वाला हो, किसका, ईकारांत, उकारांत तथा एकारांत। ये क्या होते हैं, प्रगृह्य संज्ञक होते हैं, प्रगृह्य संज्ञक, याद रखिएगा। ईकारांत, उकारांत, एकारांत कैसे हों, द्विवचन के हों,
और ये दीर्घ रूप में हो, देखिए दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत, ये प्रगृह्य संज्ञक होती हैं। ये जब पद में आ जाते हैं तो संधि कार्य नहीं होता है, तब संधि कार्य नहीं होता है। आइए हम समझा दें कैसे, जो एक तो देख लीजिए। ये तो आप समझ गए होंगे, इसको हटा दें या यहाँ पे जगह है, आपको मैं यहाँ समझा दे रहा हूं। देखिए हरि, यहाँ आप प्लस भी बना सकते हैं क्योंकि संधि, संधि का चिन्ह है, जोड़ने का चिन्ह प्लस है। हरि एतम, आपको मिल गया। हरि क्या है? यह हरि जो आप देख रहे हैं यह क्या है? यह हरि का द्विवचन रूप है। और क्या है देखिए, ईकारांत, और अंत कैसे है? हरि पद का अंत दीर्घ ईकारांत है, इसलिए प्रगृह्य संज्ञा भी। कौन सी संज्ञा? प्रगृह्य संज्ञा। याद रखिएगा, हरि की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है, इन स्वरों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे देखिए आप र में क्या है? र में बड़ी ई है, तो जो ये ई है, इस ई की प्रगृह्य संज्ञा होगी। ये आप समझ लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। प्रगृह्य संज्ञा किसकी होगी? दीर्घ इकारांत की होगी, माने दीर्घ ई की होगी, दीर्घ उ की होगी और ए की होगी। स्वर की प्रगृह्य संज्ञा होती है, पूरे पद की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। स्वर की प्रगृह्य संज्ञा होती है, पूरे पद की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। और जिन स्वरों की प्रगृह्य संज्ञा होती है उनमें संधि कार्य नहीं होता, इसलिए इनमें संधि कार्य नहीं होगा। ये क्या बन जाएगा? ये ज्यों का त्यों रहेगा, हरि एतम। ये दोनों रूप ज्यों के त्यों बने रहेंगे, हरि एतम। देखिए ईकारांत है, उकारांत देखिए, जो प्रसिद्ध उदाहरण है विष्णु, उ है उकारांत, विष्णु इमौ। देखिए ये विष्णु क्या? उकारांत है, बड़ा उ है, यहाँ पे बड़ा बड़ा उ है, जिसे हम क्या कहते हैं? बड़ा उ, जोड़कर कर बड़ा उ, वह बड़ा उ है, उकार। तो यहाँ पे दीर्घ उकारांत आने के नाते संधि कार्य नहीं हुआ। नहीं तो यड़ विधान होता, उका वह हो जाता, लेकिन संधि विधान नहीं हुआ। संधि विधान नहीं हुआ तो ज्यों का रूप, ज्यों का त्यों रूप रह जाएगा। क्या बनेगा? यह बन जाएगा विष्णु इमौ। देख रहे हैं, एक प्रगृह्य जिनकी संज्ञा होगी, जिन स्वरों की, उनमें संधि कार्य नहीं होगा, वो ज्यों के त्यों रह जाएंगे। ऐसे ही फिर क्या है? ए है, देखिए ए, इसको देख लीजिए। इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है, जो मिलता है गंगे अम, एकारांत का उदाहरण इसके गंगे अम। ये क्या है? गंगे क्या है? यह गंगा का द्विवचन रूप है, गंगा का द्विवचन है। यह विष्णु का द्विवचन है, यह हरि का द्विवचन है। इसलिए जब द्विवचनांत है और एकारांत है, इसलिए इसमें संधि कार्य नहीं होगा, रूप ज्यों का त्यों बना रह जाएगा, गंगे अम। तो ईदे, ईद ऊद एत, ईदू दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईकारांत, उकारांत, एकारांत प्रगृह्य संज्ञक होते हैं, इनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है और एक द्विवचनांत होनी चाहिए, इनमें ये नहीं होगा। और एक जगह पे और संधि कार्य नहीं होगा, वो कहाँ होगा? ये तो आप समझ गए होंगे, उदाहरण आप समझ गए होंगे। मिटा दें इसको, ये उदाहरण समझ गए होंगे आप, या और कहीं हम देखते हैं। चलिए यहीं पे लिख देते हैं। एक और आएगा अदसो मात्र। जब आपको हम पढ़ाएंगे विधिवत सूत्रों की व्याख्या करेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी में नीति सूत्रों की व्याख्या करेंगे, तो आपको सूत्र मिलेगा अदसो मात्र। अदस, अदस, अदस वह, इसका जब रूप आएगा और उसमें म हो, अदस का वह रूप जिसमें म हो और उस मकार, मात्र देख रहे हैं, ये क्या है? मकार। मकार के बाद, अगर मकार के बाद ऊ हो, बड़ा ऊ हो, तो उसमें क्या होगा? संधि कार्य नहीं होगा, संधि कार्य नहीं होगा। ई हो, उसमें संधि कार्य नहीं होगा। जैसे अमु आस्ते या आसाते, द्विवचन है, आसाते। अब देखिए यहां पे संधि कार्य नहीं होगा, यह अदस का है और म है, म के बाद ऊ है, यह उकारांत है, इसलिए यह ज्यों का त्यों रह जाएगा, अमु आसाते।
अमु आसाते। दूसरा अदस का ही देखिए, अमी ईशा। रूप देखिए क्या है, अमी ईशा, वे स्वामी हैं। इसका मतलब क्या है, वे स्वामी हैं। अमु आसाते का मतलब वे दोनों बैठे हैं, यहाँ वे बैठे हैं और यहाँ अमी ईशा वे स्वामी हैं। यहाँ पे देखिए ये अदस का है और ईकारांत है, दीर्घ ईकारांत है, संधि कार्य नहीं होगा तो रूप ज्यों का त्यों रहेगा। क्या रहेगा, अमी ईशा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति भाव का मतलब वर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा। प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम कह रहा है कि संधि कार्य वहां नहीं होगा जो प्लुत संज्ञक हो या प्रकृति संज्ञक हो, वहां संधि कार्य नहीं होगा। ऐसे स्वरों में प्लुत क्या है, प्लुत त्रिमात्रा मात्रा काल वाला होता है, एक मात्रा काल वाला ह्रस्व, द्विमात्रा काल वाला दीर्घ और त्रिमात्रा काल वाला उपप्लुत होता है। व्यंजन तो आधी मात्रा काल वाला, तो प्लुत अगर आ गया तो उसमें संज्ञा संधि कार्य नहीं होगा, और प्रकृति संज्ञा वाला आ गया तो संधि कार्य नहीं होगा। प्रकृति हमने बताया ईद उदीद द्विवचनम प्रक्रियम, ईकारांत उकारांत एकार। देखिए ईद उद एद द्विवचन के रूप हों तो उनकी प्रकृति संज्ञा होगी, और ऐसे स्वरों की जो प्रकृति संज्ञक होते हैं उन स्वरों के आने पर संधि कार्य नहीं होता। ऐसे स्वर जो प्लुत संज्ञक होते हैं, तीन मात्रा काल वाले होते हैं, उनके आने पर संधि कार्य नहीं होता है। आज हमने आपको प्रकृति भाव संधि के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे। धन्यवाद।